आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई डिस्कस किया था, उसके कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे हमारे आई के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज जो हमारा टॉपिक रह गया था जैसे क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना, आज हम उस टॉपिक्स पे बात करेंगे। जहां तक हमने डिस्कस कर लिया था उसके बाद हमने डिस्कस करना था क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस को क्रिस्टलाइन क्यों कहते हैं? बिकॉज जो उसमें कंपोनेंट्स होते हैं वो काइंड ऑफ क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, और जो लेंस होता है वो अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरीके से हमें लेंस दिखता है। और जैसे लेंस का काम क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव पावर के लिए काम करता है। तो ये जो लेंस है इसका ये एक एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर मतलब सामने का पार्ट होता है, और ये एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। हमारे लेंस का एक एंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है, और रिस्पेक्टिवली जो सेंटर ऑफ एंटीरियर पार्ट है उसको हम एंटीरियर पोल कहते हैं, और जो सेंटर ऑफ पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको हम पोस्टीरियर पोल कहते हैं। और पोस्टीरियर पोल। अब हम बात करें कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली लेंस का काम क्या होता है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर लेंस बिल्कुल यहाँ पे और ट्रांसपेरेंट है तो कहीं ना कहीं ये भी एक रिफ्लेक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन रहेगी कॉर्निया की तरह, जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, तो लाइट जो है वो यहाँ से पास होकर हमारे रेटिना तक नहीं जाएगी। तो इसलिए इसका सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक, ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या हो गया कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये इलास्टिक होता है, इसमें इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी क्यों होती है? बिकॉज जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है वो कभी कंट्रैक्ट करता है और कभी डायलेट करता है। वो क्यों करता है? उस लेंस के थ्रू एक बहुत ही फेनोमेनन होता है जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। ये बेसिकली एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन हमें हेल्प करता है, ये एक फेनोमेनन होता है जिससे हम नियर ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं। तो हमें नियर ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करने के लिए, मतलब अगर हमें कोई पास की चीज देखनी होती है तो पास की चीज पे देखने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? हमारे क्रिस्टलाइन लेंस हेल्प करता है। तो ये जो एकोमोडेशन है ये इसको कौन हेल्प कर रहा है? हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। तो इसका मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, तो ही एकोमोडेशन में हेल्प कर पा रहा है। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी हो गया, एकोमोडेशन हो गया। तो और उस दिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसके रिफ्रैक्टिव पावर के बारे में। तो जिस तरह से अप्रॉक्स 16 to 17 डायप्टर इन नॉर्मल एडल्ट्स, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है वो 16 to 17 डायमीटर होती है। अभी इसके बाद हम अगर देखें कि इसकी कर्वेचर्स के बारे में, अब जैसे कि इसकी फ्रंट जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है एंटीरियर में अगर हमें देखा जाए तो इसकी अप्रॉक्स 8 से 14 mm होती है, और पोस्टीरियर की अगर देखें तो 4.5 to 7.5 mm इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद इसकी जो हमने आपको बताया, इसकी नॉर्मल जो वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव पावर वो 16 to 17 डायप्टर होती है। बट दिस ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम एज टू एज। जो बच्चे होते हैं उनमें जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो कम होती है, और जैसे जैसे एक नॉर्मल एडल्ट हो जाते हैं तो उसमें 16 to 17 डायप्टर इसकी नॉर्मल पावर होती है। लेंस जो है वो सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड और ट्रांसपेरेंट। अगर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये एक सेमी सॉलिड होता है और ये एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, और जो एंटीरियर पार्ट है वो ज्यादा कन्वेक्स होता है एज कंपेयर टू पोस्टीरियर पार्ट। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी कलर की, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो इसकी कलर है वो तो बेसिकली ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जैसे कि एज ज्यादा बढ़ते जाती है, क्योंकि जो कैटरैक्ट होता है जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं, जो बेसिकली जो हम बड़े होते हैं तो हमें जो मोतियाबिंद होता है, वो जो कैटरैक्ट होता है वो बेसिकली किस वजह से होता है? हमारे क्रिस्टलाइन लेंस की वजह से होता है।
क्योंकि क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो धीरे 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 अपनी टोनिसिटी लूज करने लगता है। तो टोनिसिटी लूज करने की वजह से जो एक कैटरैक्ट जो है वो नेचुरल एज फिनोमेनन होता है। तो इसकी वजह से जो है वो धीरे धीरे अपना कलर चेंज करने लगता है। तो बट स्टार्टिंग में वो ट्रांसपेरेंट होता है और जैसे जैसे हमारी एज जाती रहती है कभी वो उसका कलर एम्बर हो जाता है, कभी येलोइश हो जाता है। सो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन एज की, एक पर्टिकुलर पर्सन की एज क्या है। अगर कोई 50 इयर्स की है तो उनकी जो लेंस की कलर होती है और उनका जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि अप्रॉक्स 50 इयर्स में जाके जो रिफ्रैक्टिव पावर है लेंस की वो कम से कम 1 to 2 डायोप्टर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो लेंस है वो धीरे धीरे अपनी टोनिसिटी लूज करते रहता है और वो फोकस करने की एबिलिटी उसमें कम हो जाती है। तो ये एक लेंस का बेसिक फिनोमिनल है। अब अगर हम बात करें कि इसके स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर में भी ये फर्दर डिवाइड होता है। लेंस जो है वो फर्दर 3 में डिवाइड होता है, कैप्सूल, एपिथेलियम और फाइबर्स। अब अगर हम कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल क्या होता है, मतलब हमने जब कोई दवाई भी देखी होगी तो उसको हम कैप्सूल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर मेडिसिन होती है। तो सिमिलरली कैप्सूल क्या है, जो हमारे क्रिस्टलाइन लेंस के साइड पे प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हमारा लेंस प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको कैप्सूल कहते हैं। थिन होता है और हाईली कोलैजिनियस होता है। एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, एपिथेलियम जैसे हमने कॉर्निया में भी डिस्कस किया था कि जो कॉर्निया की फर्स्ट लेयर है उसको एपिथेलियम कहते हैं। तो इसमें भी एक लेयर होती है। जैसे लेंस को हम फर्दर डिवाइड करें, क्योंकि अभी हम जो एक बस ओवरव्यू ले रहे हैं, जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था कि कॉर्निया पर भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसी तरीके से हम देखें तो लेंस पे भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो उसमें भी एंटीरियर एपिथेलियम और पोस्टीरियर एपिथेलियम होता है और सिमिलरली उसमें फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लेंस की बात करें, ये अगर हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है तो ये आइरिस और विट्रस के बीच में प्रेजेंट होता है। अगर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपको पता होगा कि आइरिस क्या होता है, आईआर तो और विट्रस, आइरिस और विट्रस के बीच में हमारा लेंस प्रेजेंट होता है। ये जो लेंस प्रेजेंट होता है ये भी एक सॉसर शेप्ड, सॉसर सॉसर शेप्ड डिप्रेशन होता है। जो सॉसर शेप्ड डिप्रेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पैटेलर फोसा कहते हैं, PATELLELAR, उसको हम कहते हैं पैटेलर फोसा। जो हमारा लेंस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो एक पैटेलर फोसा में प्रेजेंट होता है और आइरिस और विट्रस के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये जो अपनी पोजीशन पर टिका हुआ है, ये भी तो एक सोचने वाली बात है कि आंख में लेंस कैसे टिका हुआ है। तो ये जो अपनी पोजीशन पर टिका हुआ है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है। उस स्ट्रक्चर का नाम है सिलियरी जोन्यूल्स। सिलियरी जोन्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे लेंस को उस पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं। मतलब समझिए कि ये हमारा एक क्रिस्टलाइन लेंस है और उसको वहां से कोई ऐसे होल्ड करके रखा है, और सपोज अगर आगे कोई सर्जिकल भी या कभी ट्रॉमा की वजह से क्या होता है कि ये कभी अपनी जगह पे हट जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, लेंस जो है वो हैंग करने लगता है और सिमिलरली जो उसकी पोजीशन है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। तो ये बेसिकली हमारा किसके थ्रू हेल्प हो रहा है, हमारे सिलियरी जोन्यूल्स के थ्रू से। अब जैसे आइरिस और विट्रस के बीच में है, तो ये तो हमने लेंस डिस्कस किया कि लेंस हो गया और आइरिस हमने डिस्कस कर लिया था। अब जैसे बात आ रही थी विट्रस ह्यूमर की कि विट्रस क्या होता है, तो जैसे कि हमने एक्वस डिस्कस किया था उसी तरीके से एक और ह्यूमर जो हमारी आई में एक और पोस्टीरियर चेम्बर जो फील्ड है उसमें क्या होता है, विट्रस ह्यूमर होता है। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, बेसिकली विट्रस ह्यूमर जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। किस तरीके का होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। और जैसे कि हमने बताया कि जो लाइट है वो कॉर्निया यहाँ से एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है, हमारे आईलिड्स क्रॉस होते हुए कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर,
आइरिस क्रॉस होते हुए जब लेंस और विट्रस, यहाँ पे सपोज हमारा विट्रस है और यहाँ पे हमारा रेटिना प्रेजेंट है, तो ये जो विट्रस ट्यूमर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, अप्रॉक्स जो हमारी आई का 90% जो कॉम्पोजिशन है वो विट्रस ट्यूमर लेगा। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है यहाँ पे, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर वाटर्स होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये सारी चीज जो है ये कॉम्पोजिशन होती है विट्रस ट्यूमर की, कि विट्रस ट्यूमर में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। और जैसे कि हमने बोला कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है और ये अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, तभी जो है वो लाइट पास हो पाएगी। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ तो लाइट यहाँ से पास होकर रेटिना तक पहुंचेगी नहीं, यहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा और रेटिना पे हमारा इमेज फोकस नहीं होगा और हम आगे देख नहीं पाएंगे। तो विट्रस ट्यूमर भी इसी के लिए हेल्प होता है, पोस्टीरियर चेंबर में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि विट्रस ट्यूमर क्या होता है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप विट्रस और एक्वस ट्यूमर के बीच में डिफरेंस बताइए, तो आप क्या बताएंगे? एक्वस ट्यूमर कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे एंटीरियर चेंबर में प्रेजेंट होता है, और विट्रस ट्यूमर यहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे पोस्टीरियर चेंबर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने बताया कि 90% जो कॉम्पोजिशन है वो विट्रस ट्यूमर की होती है, बट एक्वस ट्यूमर कम अमाउंट में हमारी आई में प्रेजेंट होता है। और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है, मतलब ट्रांसपेरेंसी होगा तो ही जाकर आगे विट्रस ट्यूमर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर रेटिना तक पड़ेगी। और इसकी कॉम्पोजिशन में हमने बताया कि प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, और भी बहुत सारी इसकी कॉम्पोजिशन होती है। तो अभी हम थोड़ा रफ आइडिया ले रहे हैं। अब अगर हम रेटिना की बात करेंगे तो रेटिना बेसिकली क्या होता है? रेटिना इज कंसिडर्ड एज द इनरमोस्ट सरफेस ऑफ आवर आई। इनरमोस्ट का मतलब क्या है कि जो रेटिना है वो सबसे आई के सबसे एंड पे प्रेजेंट होता है, और रेटिना से ही नर्व निकलती है, जो ऑप्टिक नर्व होती है वो आगे जाके हमारे ब्रेन में कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है बिल्कुल एंड में, ये हमारा रेटिना होता है। अब आप देखो कि लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जा रही है? रेटिना पर जा रही है, रेटिना से फिर नर्व के थ्रू ब्रेन में जा रहा है, हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं। मतलब इतनी डेलिकेट पार्ट है हमारी आई। तो हम अगर रेटिना की बात करें, जैसे हमने बोला कि इनर मोस्ट पार्ट होता है और किस लिए हेल्प करता है? हमारे रिफ्रैक्ट मतलब देखने के लिए हेल्प करता है, नॉट रिफ्रैक्शन, मतलब देखने के लिए हेल्प करता है, और यही पे इमेजेस आती है। और सिर्फ रेटिना बोलने के लिए रेटिना हो जाता है, बट इसके अदर फर्दर 10 लेयर्स हैं। जो 10 लेयर्स हैं, जो लाइट आती है वो इन 10 लेयर्स से होकर फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू फिर ये हमारे ब्रेन में जाती है। तो उन 10 लेयर्स के बारे में हम जरा बात करेंगे कि वो 10 लेयर्स हमारे कौन कौन से 10 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला लेयर हमारा होता है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। इसको हम आरपीई भी कहते हैं, और ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है। मतलब अगर हम रेटिना को कंसिडर करें इस तरीके से, तो इधर से ये लेयर स्टार्ट नहीं होता है, ये लेयर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, और इनर मोस्ट लेयर हमारा कौन सा होता है? रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। दूसरा होता है लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। जैसे कि हमारी आई में दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक रॉड्स होते हैं और एक कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो दोनों पिगमेंट्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं डे लाइट में और नाइट लाइट में देखने के लिए। तो जो आरपी के बाद जो लेयर प्रेजेंट होता है वो होता है लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स के बाद होता है हमारा एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन के बाद जो फोर्थ लेयर होता है हमारा, वो होता है आउटर न्यूक्लियर लेयर। ये जो सारे लेयर्स होते हैं इनका अपने में ही एक अलग सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि इन सारे लेयर्स के थ्रू ही जो है वो लाइट आगे जाके पास होती है।
इन लेयर्स के अंदर ही बहुत सारे सेल्स हैं, गैंग्लियन सेल्स है, बाइपोलर सेल्स हैं, जो जिनका अलग अलग एक फंक्शन होता है। जैसे कि हमने बोला था कि आई लगती छोटी सी है पर है नहीं वो छोटी। अगर हम डिस्कशन करें तो एक रेटिना पे ही 10 क्लास जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही डीप पार्ट है, जिस तरीके से लेंस है। बट अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, लेयर्स कौन कौन सी होती है। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि आउटर न्यूक्लियर लेयर होती है, जो फिफ्थ लेयर होती है इसकी आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर होती है। आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। इसके बाद जो सिक्स्थ लेयर होती है वो होती है इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। जो सेवेंथ लेयर होती है ये होती, सिक्स्थ लेयर होती है हमारी आउटर न्यूक्लियर लेयर। सेवेंथ लेयर होती है इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। एट्थ लेयर होती है गैंग्लियन सेल लेयर। नाइन्थ होती है लेयर ऑफ नर्व फाइबर्स। और टेंथ होती है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। हाँ, तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि रेटिना के लेयर्स के बारे में, सबसे पहला होता है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, फिर लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, फिर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, फिर आ जाता है हमारा इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, लेयर्स ऑफ नर्व फाइबर्स एंड इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। एज फॉर नाउ, जैसे कि अगर हमसे कोई पूछे कि रेटिना के लेयर्स क्या होते हैं और रेटिना का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, जो रेटिना के मेन लेयर्स होते हैं वो यही लेयर्स होते हैं। अब इन हर लेयर का अपने में एक सिग्निफिकेंस होता है, इनका अपने में एक स्ट्रक्चर होता है, इनका अपने में एक फंक्शन होता है, क्योंकि कोई भी चीज प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स है, तो रॉड्स एंड कोन्स बेसिकली जैसे हमारी आई में दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, और सिमिलरली डे और नाइट विजन में हेल्प करते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी एक को कोई प्रॉब्लम हो गई, सपोज रॉड्स कम है या कोन्स कम है, या रॉड्स की जो जितनी होनी चाहिए अमाउंट उतनी नहीं है, कोन्स की जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं, तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारी डे और नाइट विजन होती है उसमें हैम्पर होता है। उस अगर आपको पता ही होगा कि कलर विजन होता है, तो कलर विजन के लिए भी ये हेल्प करते हैं। फिर हमारा एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है, फिर आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर होता है, इनर न्यूक्लियर लेयर होता है, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, गैंग्लियन, लेयर्स ऑफ नर्व फाइबर्स और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। सो बेसिकली जो रेटिना है वो रेटिना एक अकेला एक स्ट्रक्चर नहीं है, इन 10 लेयर्स को लेकर रेटिना एक कंपोजिट एक स्ट्रक्चर बनाता है इन 10 लेयर्स के साथ। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि रेटिना जहाँ पे खत्म होता है वहां से एक नर्व निकल जाती है जिसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। अगर आपको पता होगा कि जैसे आपने क्रेनियल नर्व्स अगर पढ़े होंगे तो उसमें हमारा ऑप्टिक नर्व भी वन ऑफ द क्रेनियल नर्व है, जो बेसिकली आई के विजन और साइट में हेल्प करता है। यहाँ तक तो बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया कि आई होता क्या और आई के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपसे कोई पूछे कि रेटिना के फंक्शंस बताओ, तो आप यही बताओगे कि रेटिना बेसिकली किस लिए हेल्प करता है। आपने देखा कि मैंने आपसे लेयर्स डिस्कस करे कि रेटिना के 10 लेयर्स होते हैं जो लास्ट हमारे इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन तक जाते हैं। इसके बाद हम आपको ये बता रहे थे कि जो हमारा रेटिना है वो आगे जाकर ऑप्टिक नर्व पे मिलता है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि यहाँ रेटिना तक स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड हो जा रहा है, वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू आगे जा रहा है। ऑप्टिक नर्व आपको पता ही होगा, आपने क्रेनियल नर्व्स अगर पढ़े होंगे तो उनमें से एक हमारा ऑप्टिक नर्व होता है जो हमारे आई के आई साइट वगैरह पे हेल्प करता है। और सिर्फ यही नहीं कि ऑप्टिक नर्व पे जाने के बाद हमें सेंसेशंस मिल जा रहे हैं, एक पाथवे होता है जिसको हम कहते हैं विजुअल पाथवे।
सो ये विजुअल पाथवे जो है, ये बेसिकली 6 लेयर्स का एक विजुअल पाथवे है जो हमें हेल्प करता है आगे जो सेंसेशंस है वो पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है वो काफी हद तक डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बताना। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम या तो विजुअल पाथवे डिस्कस कर लेंगे या तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि ऑक्यूलर मसल्स जो होते हैं, मसल्स बेसिकली क्या होता है जो हमें मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। तो ऑक्यूलर का मतलब क्या हो गया कि जो मसल्स हमारी आई में प्रेजेंट होता है उनको ऑक्यूलर मसल्स कहते हैं। अभी जैसे हम ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, हमारी आई मूवमेंट्स में कौन से मसल्स हेल्प कर रहे हैं? ऑक्यूलर मसल्स। या तो कोई टॉपिक आप सजेस्ट करिएगा जिसपे आपको पढ़ना हो या कोई उस पे जानना हो तो हम उस पे डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं तो हम या फिर विजुअल पाथ पे डिस्कशन करेंगे या फिर हम ऑक्यूलर मसल्स करेंगे, ऑक्यूलर मसल्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। if नहीं आया हो तो आप डाउट्स जो भी हैं वो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।